बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 में आपका मेज़बान हसन महमूद शामिल खिदमत है। और प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको बताएं चलें कि आज बहुत सारी खबरें हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। और पहली खबर जो हम शामिल करेंगे वो कराची से है। कराची की बात करेंगे ख़वातीन हज़रात। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं। जितना बड़ा ये शहर है उतने ही ज़्यादा इसके मसाइल भी हैं। लेकिन ये वजह समझ नहीं आती कि इतने बड़े मसाइल क्या वाकई इतने बड़े हो गए कि एक हुकूमत मिल के भी, इतनी कुव्वतें मिल के भी इसके मसाइल हल नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ा एक अहम मसला जो कि आए रोज़ हम देखते भी आ रहे हैं कि आग जो है उस पर कब कराची पे जब लग जाती है तो उस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मैं वसीम अख्तर इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा बयान भी दे चुके हैं, अपनी कोशिशें जो हैं उनके बारे में वो बयान भी कर चुके हैं। इस भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इंतहाई ममनून हूं उनका। बहुत साहब आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, कराची हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई आतशबाजी का वाक़या पेश आता है। मुख्तलिफ बयान आप भी देते हैं, आप खुद वहाँ पर पहुँचते भी हैं, हुकूमत के सामने आप बहुत इल्तिजाएं भी कर रहे होते हैं। सर, वजह क्या है? आवाम भी अब सुन चुके हैं, बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन आवाम जो है वो सोल्यूशन चाहते हैं। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन भी मैंने अपने बयानात में दिए हैं कि सोल्यूशन क्या है, मगर इसमें विल नज़र नहीं आती गवर्नमेंट की कहीं भी। और ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में होता है। म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के पास होती हैं, जो कि उससे लेके खुद रखी हुई हैं, या तो खुद रख के शायद अगर काम कर रहे होते, कोई डिलीवरी कर रहे होते तो भी समझ में आती है बात। खुद भी काम नहीं कर रहे, ना करने दे रहे हैं। तो और इससे मैंने जैसे कहा कि रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें हम अगर कोशिश करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में होता है। बैकलॉग गार्बेज का 8 सालों से है। एवरी डे कराची इज जनरेटिंग अबाउट 12,000 टन ऑफ गार्बेज। तो उसको पहले रिमूव करना होगा, साथ साथ कंटिन्यूटी चाहिए रोज की, उसको बेहतर करना होगा, मगर अफसोस के हो नहीं रहा। उस तरफ ही मैं आता हूँ। सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। आपने आवाज़ उठाई, आपने बाकायदा तौर पे आपने वो हकाइक भी सामने ला कर दिए कि इस वक्त कराची की आबादी इतनी है, 250 करोड़ की जो आबादी है, उसके पास जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास आलात की बहुत कमी है, फायर टेंडर्स नहीं है, जो है उनमें से अक्सरियत खराब खड़ी हुई है। सर, आगे से सवाल ये आता है हुकूमत का, आपकी जो सिंध हुकूमत है वो कहती है कि मेंटेनेंस जो है वो कहाँ पर जा रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट दी जाती है, उनको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ कुछ और मामला भी सामने है, करप्शन के भी केसेस जो हैं अभी ज़ेर इल्तवा हैं। सर, ये मामला के इनके ऊपर रोशनी डालेगा कि क्या वजह है कि मामला आगे बढ़ नहीं पा रहे? देखिए, हमसे पहले हमें तो लगभग 4.5 महीने हुए ऑफिस होल्ड किए हुए। हमसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते रहे हैं, 8 सालों से एडमिनिस्ट्रेटर ही चला रहे थे। तो उन्होंने हमारे लिए जैसे कचरे का बैकलॉग है, इस तरह बिल्स का भी बैकलॉग छोड़ा है पेमेंट का। तो हम पिछले बिल्स मेंटेनेंस के कंप्लीट कर रहे हैं। वही अभी भी तकरीबन एक मेंटेनेंस जो करते हैं उनके 4 करोड़ के बिल बाकी हैं अभी मेरे पास, जो कि मैं नहीं दे सक रहा। आस्ते आस्ते उनके बिल दे रहा हूँ मैं। गाड़ियाँ जो खराब पड़ी हैं इसीलिए वो मैं ठीक नहीं करा सक रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट नहीं है। जो भी अमाउंट मैं बचाता हूँ या करता हूँ वो करवा लेता हूँ। लाइक 2 स्नार्कल मैंने ठीक करवाई हैं अभी, जो कि 6 सालों से खराब पड़ी थी। 1.5 करोड़ का खर्चा था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1.5 करोड़ खर्च नहीं किए, 6 साल से 2 स्नार्कल खराब पड़ी नहीं, मैंने आके ठीक कराई हैं अभी, इधर उधर से पैसे जमा करके। तो अब फ्लीट में 3 हो गई हैं स्नार्कल। हमारी कोई 20 गाड़ियां हैं जो छोटे से माइनर अगर उसको करा लिया जाए तो फायर टेंडर काम पे आ जाएंगे, मगर मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 9 हैं। तो मैंने बताया कि पिछला जो बिल है ना, जो मेरे से पहले मेंटेन तो रखते ही थे, बिल जरूर चलते रहते थे। अब मैंने ऑफिस संभाला है तो मेरे को पिछले बैकलॉग बिल्स मिले हैं कि वो पहले पेमेंट करोगे तो वो आगे काम करेगा, जाहिर है उसकी पेमेंट है ड्यू। तो वो भी मैं आस्ते आस्ते कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े पैसे दे के। तो ये पोजीशन है। और करप्शन की जहाँ तक बात की आपने, बिल्कुल आई हर्ड दैट एक स्नार्कल की परचेजिंग हुई थी तो अबाउट 21 करोड़ की जगह कोई 50 करोड़ में की गई है। तो वो अब आई डोंट नो क्या स्टेटस है उसकी, इसका मुझे नहीं पता। सर, वो अदालत में क्या समझते हैं इसको लेकर मामले को उठाया जाना, अदालत जो है जल्द से फैसला सुनाए? क्योंकि सर देखिए, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त अगर कराची के मेयर जो है वो अलग हालात में फंसा हुआ है, आवाम उनसे सवाल कर रही है, जो मुश्किलात हैं उससे पहले जो करप्शन कहानियाँ होती रही हैं, समझते नहीं है सर आप ज़रूरी कि उनको भी बयान किया जाए ताकि पता चल सके कि आपको जो मुश्किलात हैं दर हकीकत वो किसी और की छोड़ी हुई हैं? ये मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तानियों को बताता हूँ और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बताता हूँ, डिपार्टमेंट।
मीडिया को ही इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं सुपरमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास जादू की झड़ी है। बहुत सारे जो ऑफिसर्स मुझे मिले हैं उनका बहुत बुरा हाल है, उन ऑफिसर्स को मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ, बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वर्केबल बना लूँ। 8 साल में इलेक्टेड लोग नहीं थे, इसलिए ऑफिसर्स भी वर्केबल नहीं है। ऑफिसर 11:30 बजे तो ऑफिस आता है, ये हाल है ऑफिसर्स का। तो ये आस्ते आस्ते ही ठीक कर सकूंगा, और जहाँ जहाँ हो सक रहा है कोर्ट में भी जा रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव जंग भी लड़ रहा हूँ, अदलिया की भी जंग लड़ रहा हूँ। कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, और फायर डिपार्टमेंट जो है उनसे जो मुलाका और जितनी भी मुश्किलात हैं उनका जिक्र हो रहा था। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा 9 न्यूज़, उनकी जानिब में बढ़ना चाहूँगा। अरशद, मैं कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अब से कुछ देर कबल। उन्होंने बताया, वही बात उन्होंने दोहराई जो कि अक्सर वो मीडिया पर दोहराते भी हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो कुछ सीधा कोशिशें कर रहे हैं। पहले एक सिर्फ जो स्नार्कल था, अब 2 स्नार्कल हो चुके हैं, रिपेयरिंग का काम भी जारी है। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो करप्शन की जो जंग है वो भी जारी है। ये जो मसाइल हैं उनको विरसे में मिले हैं, पहले छोड़े गए हैं। आप बताएं ज़मीनी हकायक क्या हैं, अब तक क्या काविशें की जा चुकी हैं उनकी जानिब से? जी देखिए, सबसे पहले हसन तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं ये इंतहाई कम वसाइल के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। ये हमारे, इनको हम हीरो कहेंगे तो गलत ना होगा, ये बिल्कुल हीरो हैं जिस तरीके से जिन वसाइल के अंदर कराची में लगने वाली आग पर ये काबू पाते हैं। दूसरी तरफ जो कराची के फायर ब्रिगेड है उसका जो मसाइल है उसमें 48 जो है मुकम्मल उनके पास जो है इस महकमे के पास गाड़ियां हैं। अव्वल तो यही गाड़ियां कम है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर है और उसके अंदर सिर्फ 48 गाड़ियां जो कि शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशन में जो होती हैं मौजूद होती हैं। और उनमें से भी सितम जरीफी ये है कि 38 जो गाड़ियां हैं वो खराब हुई हैं। कल गुज़िश्ता रोज कराची में साइट एरिया में तीसरे दर्जे की आग लगी। तीसरे दर्जे की आग वो होती है जो कि इंतहाई खतरनाक आग होती है और उसमें शहर भर के तमाम तर फायर टेंडर्स को जो है वो तलब कर लिया जाता है। इतनी शदीद आग थी और उसके अंदर सिर्फ जो फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर जो थे वो काम कर रहे थे। एक स्नॉर्कल थी और उसमें 3 बाउजर थे, और जो ये फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स जो काम कर रही थी इनकी भी हालत जो थी वो खराब थी, क्योंकि इनके जो पाइप्स थे, पानी के पाइप्स थे, वो भी जगह जगह से लीक थे। और जो यही वजह थी कि जब वो पानी का प्रेशर बन ही नहीं पा रहा था, वो प्रेशर था ही नहीं कि वो आग पर जो है वो उस पर काबू पा लिया जाए। हम यही देखते हैं कि हमेशा जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो साथ नहीं दे पा रहे थे, इसकी वजह से हमेशा जो आतिशज़दगी के वाक़यात हैं वो नुकसानदेह साबित होते हैं। इस वक्त तहसील अहमद साहब जो कि चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, बहुत शुक्रिया सर आपका। तहसील साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे ज़मीनी हकायक क्या हैं? आप तो खैर चीफ फायर ऑफिसर भी हैं, मुश्किलात क्या हैं? वसीम अख्तर साहब तो कहते हैं कि वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कल लगने वाली आग जिसका जिक्र किया जा रहा है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड की आग थी, बड़ी आग थी। इस पर मेयर साहब खुद कई घंटे वहाँ मौजूद रहे बनफ्स नफीस, और उन्होंने खुद हमारी परेशानियों दुश्वारियों का मुशाहिदा किया और ऑन द सीन जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और जो हमारी तकालीफ हैं उसको उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन बदकिस्मती ये शहर कराची 2.5 करोड़ की आबादी है, वसाइल इंतहाई महदूद हैं, जबकि एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस बेताशा हैं। बहरहाल जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद हमने अपनी तमाम तर उसको बरूए कार ला के रिसोर्सेज को और उस आग को कंटेन किया और कोशिश की कि वो 6 घंटे में हमने उसे अच्छा तहसीन साहब, जो फायर डिपार्टमेंट है आपकी तो वर्कशॉप्स भी अपनी हैं, अपनी जो है लेबर भी मौजूद होती है, स्किल स्टाफ भी मौजूद होता है। ये वजह क्या बनती है कि जो इतनी एक्सपेंसिव मशीनरी है इसमें फायर टेंडर्स भी आते हैं, स्नार्कल्स भी आते हैं, खराब कैसे हो जाते हैं? इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती, अशिया का चोरी होना मामूल है, ये क्या वजह होती है? देखिए फितरी तौर पे अगर आप देखा जाए तो किसी भी गाड़ी की एक जो है फितरी एक लाइफ होती है, एक्सपेक्टेंसी। ये फ्लीट इंतहाई कदीम हो चुका है। आईवी को जो स्पेनिश ब्रांड के हैं ये 90s के अंदर जो है इंडक्ट हुए थे और 20 साल से ज़्यादा जायद का अरसा गुजर चुका है। इन फायर टेंडर को नहायत कदीम है, उसके अंदर ट्रफ क्रस्ट बड़े बड़े पीरियड गुजरे हैं। खासतौर पे जो साबका सिटी नाजिम के ज़माने में जब यहाँ फ्लडेड हो गया था तमाम बात आइलैंड और ये इलाका जो है डिफेंस का है, तो यहाँ इनको इस्तेमाल किया गया और बाज़ जगह बहुत गलत भी इनका इस्तेमाल हुआ। तो उसके फायर पम्प्स और दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो कई दफ़ा रिप्लेस हो चुके हैं, दर्जनों दफ़ा रिप्लेस हो चुके हैं। तो नेचुरली ये गाड़ियाँ, कराची शहर जो है इतना बड़ा शहर है, 4,500 एवरेज जो है आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं सालाना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जो है
ये आग बुझाता है, साल भर में इस्तेमाल होता है, तो वेयर एंड टेयर होता है गाड़ी रोड। चलिए तहसीन साहब, ये बात तो समझ आ गई, मशीनरी जो है उसकी एक डिप्रिसिएशन होती है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म तो है कि उसको दुरुस्त कैसे करना है। ये बताइए कि हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में अगर आग लगी है तो आग बुझाने वाला जो फोम है वो भी मौजूद नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि अफसोस का अमर तो ये होता है कि जो पाइप्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं, जिस भी मटेरियल के इस्तेमाल होते हैं वो फटे हुए होते हैं, प्रेशर नहीं बन पाता। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये किसने देखनी है? देखें एग्जैक्टली अब आप ये दूसरा इशू है कंज्यूमेबल आइटम्स का, जो कि जिसकी सप्लाईज जो है वो मंथली नहीं तो क्वार्टरली जो है वो फायर डिपार्टमेंट को होती थी माजी में, लेकिन एक लंबे अरसे से जो है केएमसी को फंड्स की कमी का सामना है। अब हम इस तरफ नहीं जाते ब्लेम गेम की तरफ कि किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन फंड्स की इंतहाई कमी है केएमसी को। तो उसी तरीके से फायर ब्रिगेड का जो बजट है वो बिल्कुल लिमिटेड हो गया है। उसमें कई साल से जो है ये कंज्यूमेबल आइटम सप्लाईज जो है, इसमें फोम कंपाउंड है, ये गैस मास्क हो गए और हाउस पाइप वगैरह हो गए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कई सालों से जो है वो सप्लाई नहीं किया गया है बदकिस्मती से, जिसकी वजह से अब नेचुरली ये वक्त है कि इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। इनकी एक लाइफ होती है वो पूरी हो चुकी है और हम उसको इस्तेमाल स्टिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुशाहिदा करते हैं आग पे कि वो रैप्चर हो चुके हैं, पंक्चर्ड हैं तमाम, और उसमें से पानी रिस रहा होता है जो प्रेशर को भी लूज करता है, परफॉर्मेंस को भी हमारी जो है वो कम कर देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तहसीन अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची से, हमारे साथ मौजूद थे। जो असल हमने जानने की कोशिश की, अरशद आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम खबरें हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, हमारे साथ रहेगा। के बाद खुश आमदी ख़वातीन और हज़रात। महंगाई जिसने पहले ही अवाम का मुश्किल कर दिया है जीना, और ऊपर से रही से कसर जो है वो हुकूमत ने पूरी कर दी है। इसको कमले का ख्वाब कहें, बल्कि अब कहना ही पड़ेगा, ये तो हकीकत होता चला जा रहा है कि जहाँ पर बिजली की पैदावार के लिए पहले कभी जो तेल है उसकी कीमतों में इजाफा किया जाता था, महंगी बिजली पैदा हो रही थी, बिजली के चार्ज में इजाफा किया जा रहा था, अब जो है पानी जो है उसको भी तेल समझा जाना शुरू किया जा चुका है। और सूरत हाल ये कि हुक्मरानों ने अवाम पर अब वाटर बम गिरा दिए है। कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पानी को भी अब हुकूमत जो है वो तेल समझ बैठी है, और डैमों से पैदा होने वाली जो बिजली है उस पर फ्यूल प्राइस सरचार्ज जो है वो अब आयद कर दिया गया है। और अवाम से अब एक माह जो है, एक महीने के अंदर अंदर सरचार्ज की मद में 1 अरब रुपए वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ सवाल जो हैं अब वो यहाँ पर उठना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ जराए पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके जरिए बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन आया ऐसे महंगे जराए की जाने भी क्यों बढ़ा जा रहा है? मियां शाहिद जो है हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी जाने होंगे। मियां शाहिद, अच्छी खबर तो नहीं आती हमेशा, ये एक अजीब खबर भी अब सामने आ चुकी है, अब तेल और पानी में कोई फर्क नहीं। हसन, बिल्कुल जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब है उसका मतलब ही यही है कि जितनी बिजली पैदा होती है उस पर ईंधन की लागत जो है उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। जब से ये हुकूमत आई है या पिछली हुकूमत थी, जब भी नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि चूँकि हाइडल जो है वो बिजली से पैदा होती है, पानी से पैदा होती है, तो पानी जो है उस पर कोई ईंधन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उस पर कोई पैसे ना चार्ज किए जाते थे, ना बढ़ाए जाते थे, ना कम किए जाते थे। लेकिन आज जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस दफ़ा आई उसमें 49 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो चार्ज है वो लगा दिया गया है। 1 अरब रुपया आवाम से लिया जाएगा। गुज़श्ता माह जो बिजली पैदा हुई उस पर 2 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, और 2 अरब यूनिट के जो फ्यूल प्राइस है वो आवाम से वसूल की जाएगी। हालांकि जो डैमों से बिजली आती है बनती है उससे 1 पैसा जो है उस पर ईंधन का खर्च नहीं होता। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में जितने भी महीनों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई उसमें कभी भी हाइडल पर एडजस्टमेंट नहीं लगी, ना सोलर पर कभी लगी, ना विंड पर कभी लगी, लेकिन इस पर जो है चार्ज लगा दिया गया है। यही सवाल लेकर मैं बढ़ना चाहूंगा डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब की माहिर तवानाई है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त था। मेरे शायद हमारे नुमाइंदे जो कि रिपोर्ट कर रहे थे बता रहे थे आज से पहले इस पर सरचार्ज नहीं वसूल किया गया, ऐसी कटौतियां नहीं हुई। अब आके क्या जरूरत पेश आ रही है कि पानी के ऊपर भी अब जो सरचार्ज है वो लगेगा, अवाम पानी का जो पैसा है बिजली की पैदावार के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी पैसा अब देंगे? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो शायद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन
जो ज़ाहिर वजह सामने नजर आती है वो ये है कि हुकूमत का चूंकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है गोइंग टू इलेक्शन वो शायद बहुत कम लगेंगे, और अगर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए जाते और आपको डैम्स बनाना है या उस पर काम करना है तो उसके लिए फिर कोई ना कोई ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसमें हुकूमत के पास पैसा आ सके, और वो पैसा बाहर इस वक्त डैम्स पे फ्यूल सरचार्ज जो है उसकी शक्ल में लगाया जा रहा होगा। इससे ये होगा कि इनडायरेक्ट कलेक्शन हो जाएगी सबको सबसे, और एक एंडोमेंट जनरेट हो रही होगी पाकिस्तान के फ्यूचर हाइडल पावर प्लांट्स के लिए, जो कि यकीनी तौर पे एक नॉन पॉपुलर मेजर है। लेकिन जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट हुकूमत का बढ़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कोई और चारा है कि वो जहाँ जहाँ से भी उसको पैसे इकट्ठे कर सके वो करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, फिस्कल डेफिसिट की बात कर आपने की। जी मेरे शायद बोलिएगा, आप पूछेगा, सवाल पूछेगा। जी अब साहब, क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि जिस पर ईंधन खर्च ही नहीं हो रहा वहाँ से ईंधन जो है ईंधन की सूरत में पैसे लिए जाएं? एक तो होता है कि किसी पर चार्ज लगा दिया जाए किसी यूटिलिटी पे, लेकिन यहाँ तो ईंधन खर्च ही नहीं हो रहा, तो उस पर जो चार्ज लगाना बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है? किसी कानून में ये नजर नहीं आया आज जितने भी मैंने एक्ट पढ़ा, नेपरा एक्ट या दीगर कवानीन को। लेकिन मियां साहब, उसका जो सिंपल तरीका हुकूमत करेगी, इसलिए मैं कह रहा था ना कि चीज किसी हुकूमती नुमाइंदे से पूछे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो वो शायद ज्यादा बेहतर बता सकें। अगर आप इस चीज पर एतराज करेंगे तो फ्यूल का लफ्ज काट देंगे, उसका नाम पर डैम सरचार्ज रख देंगे या कोई और चीज आ जाएगी। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में एक कार्बन टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया था, जिसको कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करार दे दिया, उसी का नाम तब्दील करके वो चार्ज जो है वो दोबारा से आ गया था। तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बिना पे शायद हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते। असल चीज़ ये है कि क्या बाकी हुकूमत जो है जो पैसे इकट्ठे करेगी वो किसी भी डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होंगे या नाकाफ़ी होंगे, ये कितने सालों के लिए लिया जाएगा, ये किस डैम के लिए लिया जा रहा है। अगर तो ये पर्पस जो है हुकूमत ट्रांसपेरेंसी बता दे कि जी ये दयामीर भाषा के लिए है, ये नीलम झेलम के लिए है, ये किसी और डैम के लिए है, ये 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए लिया जाएगा, एक दफ़ा डैम बन गया तो ये नहीं लिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो फिर तो शायद इसको देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह से एक ब्लैंकेट प्रपोजल है और ये इस तरीके से एक्सेप्ट हो गई तो यकीनन लोग जो है उस पर तशवीश मुब्तला तो होंगे, और इसका अगर किसी को ज्यादा इसमें मसला होगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार देगी तो हुकूमत का नाम चेंज करके किसी और। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिर में एक सवाल आपसे मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त मियां शाहिद जो रिपोर्ट आपने हमें दी है उसमें भी लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि जो सस्ते जराए हैं बिजली पैदा करने के उनसे हुकूमत जान छुड़ा रही है, उन तरफ जाने रही, जो महंगे तरीन जराए हैं उनकी जानिब जा रही है। 2 अरब रुपए की जो है खाली पिछले महीने में जो है बिजली जो है पैदा की गई डीजल के जरिए, इंतहाई जो महंगे जरिए हैं हुकूमत उनकी तरफ क्यों जाती है? इसमें हुकूमत की क्या सर, इसमें फायदा क्या हो सकता है हुकूमत का? देखिए हुकूमत जो है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा पे गवर्नमेंट में आई थी, और वो ये था कि लोड शेडिंग का खात्मा। अब लोड शेडिंग का खात्मा जो होता है वो या तो नए सस्ते प्लांट्स या नए डैम बना के किया जाता, या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं जो कि महंगा जैसा कि आपने कहा वो है उनको दिन रात चला के किया जाए। तो अब गोइंग टू इलेक्शन 1 साल के अंदर तो आपके नए जनरेशन सोर्सेज जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होंगे, तो उसमें हुकूमत यही करेगी कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं खा वो एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट हैं, वो कम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा करते हैं, सबको बेहद वक्त चलाया जाए। उससे खसारा तो होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा या कंज्यूमर को बिजली महंगी लेना पड़ेगी, लेकिन कम अज कम हुकूमत इस दावे को सच साबित करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएगी कि लोड शेडिंग अगर खत्म नहीं हुई तो उसको कम जरूर कर दिया गया है। चलो, और 14 रुपए फी यूनिट बेशक बिजली पैदावार होती है तो होती है डीजल के जरिए पैदा। मियां शायद आप कुछ कह रहे थे? हसन, मैं यही बता रहा था कि अगर फुल कैपेसिटी से बिजली ली जाए और गैस पूरी की पूरी दी जाए और जो लोकल गैस है और फर्नेस ऑयल दिया जाए तो फिर भी बिजली जो है वो इतनी महंगी नहीं होगी। लेकिन वो पावर प्लांट्स जिनको गैस दी जाए और वो गैस पर चल जाएं तो उससे बिजली जो है वो 4 रुपये में पैदा हो, लेकिन उनको अगर डीजल पर चलाया जाए तो ये जानबूझकर चलाया जा सकता होगा, क्योंकि गैस तो इस वक्त मौजूद है। हुकूमत कहती है LNG भी मौजूद है, LNG हालांकि महंगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो HSD पे चलाया जाता है। नेपरा हर दफ़ा हर महीने उनको हदायत जारी करती है कि इनको महंगे फ्यूल पर ना चलाया जाए,
जो महंगे पावर प्लांट हैं उनको बंद किया जाए, सस्तों को चलाया जाए, लेकिन सस्ते जो हैं वो बंद किए जाते हैं और दीगर पावर प्लांट्स को HST पे चलाया जाता है, जिससे 14 रुपये फी यूनिट 2 अरब रुपए का इस दफ़ा सार्फिन को जो टीका लगेगा, सार्फिन जो है उन्हें अपनी जेबों से 2 अरब रुपया देंगे इस महीने में जो अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी। इसके अलावा 52 पैसे फी यूनिट जो है RLNG से की महंगी हो चुकी है और जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें कीमत में इजाफा हो रहा है। तो 52 पैसे फी यूनिट LNG की सूरत में और जो डीजल है उसकी सूरत में 2 अरब रुपया जो है वो सार्फिन से लिया जाएगा, 1 अरब रुपया उस बिजली से लिया जाएगा जिस पर कोई फ्यूल नहीं लगता। हसन बिल्कुल दुरुस्त, ठीक हो गया। मियां शाहिद आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आवाम तैयार रहें क्योंकि आइंदा आने वालों में आवाम के ऊपर किस तरीके से बम गिरने वाले हैं आवाम को शायद पता भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हम मामले की जानिब बढ़ेंगे। खबरें पंजाब की बात करेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों की बात करते हैं जहां पर दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की शमूलियत के खदशात पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक एक्शन लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में काम करने वाले तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्ड्स और साथ ही साथ उनकी जो असलहा है उसके नए सिरे से तस्दीक करने का फैसला कर लिया है। और अब लेकिन सवालात यहाँ पर ये पैदा हो रहे हैं कि ये तमाम तर जो हकाइक हैं क्या है दर हकीकत जो कि सामने आए और क्या इस हवाले से पहले ही जो है जो इक़दाम जो थे उठाए जाना जरूरी थे वो नहीं उठाए गए। अनवर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा 9 न्यूज़, उनकी जानिब बताएगा। रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इससे पहले ये बताएगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आई थी जिनमें ये बात सामने आई थी, वाज़ेह हुई थी कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो कंपनीज हैं उनमें दहशतगर्द जो हैं वो शामिल हो सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। क्या पहले जो प्रोसीजर था वो इतना अच्छा नहीं था, उस पर क्या अमल दरामद नहीं हो रहा था, किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड असाइन होते थे, रिक्रूट होते थे, इसकी क्या खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था? जी हसन, बात ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर में ये बात सामने आई कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सूबा में काम कर रही हैं उनमें दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, उनका खदशा पाया गया। असल इशू ये है कि प्राइवेट सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए एक एक्ट है 2002 में बनाया गया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। असल इशू इम्प्लीमेंटेशन का है, एक्ट मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही। जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स जो भर्ती करती हैं सिक्योरिटी एजेंसी, एक तो उनको पे बहुत कम देते हैं, दूसरी उनकी वेरिफिकेशन जो है मुतलका थाने से करवानी पड़ती है, स्पेशल ब्रांच से करवानी पड़ती है और उसमें इतने लैकूनाज हैं कि वो वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। इस तरह जराइम पेशा अफराद जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो जाते हैं। आपने आए रोज़ देखा होगा कि बैंक डकैती हुई, उसमें सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस था, कैश वैन लूटी गई, उसमें सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस था, कहीं कोई मर्डर हो गया, उसमें सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस था। अब देखें ये है कि सिक्योरिटी गार्ड जो भी बंदा हायर करता है या कंपनी हायर करती है या अदारा हायर करता है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हायर करता है। अब उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने देनी है। अब वो प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करती, पुलिस थाना जो है मुतलका थाना या स्पेशल ब्रांच है वो इस तरह सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं कर पाते जिस तरह होनी चाहिए। इस वजह से जराइम पेशा अफराद का आना जो है वो आप उसको रद्द नहीं कर सकते। अब उस कमेटी में जब ये बात सामने आई और एक इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि कुछ सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो ममनुआ बोर का जो असला लाइसेंस है, असला है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को देती हैं जो अपने दौरान ड्यूटी या शहर में गश्त के दौरान जो है वो उसको डिस्प्ले करते हैं जिससे अवाम में खौफ हरास पाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब इशू तो ये है कि आपका एक्ट मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? पुलिस ने करवानी है, स्पेशल ब्रांच ने करवानी है, महकमा दाखिला पंजाब ने करवानी। यहाँ पर आके प्रॉब्लम आती है और इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह दहशतगर्दी की लहर है सिक्योरिटी गार्ड्स की सूरत में भी दहशतगर्द शामिल होकर कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जी अच्छा, अंदर हमें यहाँ पे ये भी बताइएगा, हमने बाकायदा जहाँ पर ये देखा कि कोई बैंक डकैती होती है उसमें सिक्योरिटी गार्ड शामिल होता है, कोई कत्ल की वारदात होती है सिक्योरिटी गार्ड शामिल होता है, वहाँ पे तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। हमने ये भी देखा सीसीटीवी फुटेजेस में बहुत सारे बाकायदा शवाहिद भी आएगा, कहीं बैंक डकैती हुई भी है, कोई ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड मौजूद भी है तो वो बंदूकों वाले डाकुओं से बगैर बंदूक के लड़ रहा है, गोली खा रहा है, मर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के जो कंपनीज के जो मालिकान हैं वो गोलियां फराहम नहीं करते, असलहा उनका ठीक नहीं होता। इस बात का भी नोटिस लिया गया इस तमाम सूरत हाल में? जी, इस कमेटी की जब मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में ये बात भी सामने आई कि अक्सर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पंजाब में तकरीबन 300 रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो मुख्तलिफ अदारों को, जिनमें तालीमी अदारे हैं, मालियाती अदारे हैं, दूसरे अदारे हैं, प्राइवेट लोगों को सिक्योरिटी गार्ड फ्राहम करती हैं। उसमें ये बात सामने आई कि जो असला होता है सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असला होता है, नॉर्मली उसका वो वर्किंग में नहीं होता। अगर वर्किंग में होता है तो उसमें वो पूरे जो है उनको गोलियां नहीं दी जाती, उनको वो पूरा अम्युनिशन जो
नहीं दिया जाता जो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा और एक बात ये भी सामने आई कि अक्सर जो असला है उसको जंग आलूदा होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रॉपर जो है इंटरवल के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करवाई जाती, ना ही उनसे प्रॉपर असला चलवाया जाता है। इस वजह से वो देखने में अक्सर आता है कि CCTV फुटेज में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो हाथों के साथ फिज़िकली जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा होता है, जबकि उसका असला चलने के काबिल नहीं होता। इस मामले पर भी जो कमेटी में बात डिस्कस हुई और ये कहा गया कि इनका तमाम जो असला है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास, इसकी वेरिफिकेशन की जाए, आया ये चालू हालत में है, अप टू डेट है और ये इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि नहीं। अगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इस हवाले से अपने मेयार पर पूरा नहीं उतरेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का भी कहा गया है। अब इशू ये है कि अब इसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट किसने करना है? पुलिस ने करना है, स्पेशल ब्रांच ने करना है, महकमा दाखिला ने करना है। वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जब तक उन प्रॉब्लम को बात नहीं भी आई थी, ये SOPs पहले भी मौजूद थी, ये जॉब डिस्क्रिप्शंस पहले भी मौजूद थी, लेकिन न जाने पहले कैसे ये चीज़ें रजिस्टर भी हो जाया करती थी, ये तमाम तर गैर कानूनी काम जो है कानूनी भी हो जाया करते थे। असल हकीकत ये है कि ये जो नासूर पाया जा रहा है, एलिमेंट जो पाया जा रहा है, इस पर काबू पाना होगा। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस पूरी स्टोरी तैयार की थी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। खुद साथ आगे बढ़ते हैं, रेलवेज की बात करते हैं। रेलवे जहां पर करप्शन और अकरबा परवरी जो है उसका राज जारी है। मनपसंद जो मुलाजमीन हैं वो मनपसंद नौकरियां भी कर रहे हैं, वो मराद भी ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं और बड़ी अयाशी के साथ सुकून के साथ अपनी जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम तर अफराद जिनके असर रसूख नहीं है, वो मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये क्या मामला चल रहे हैं, इस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। रिपोर्टर आसिफ अली सैयद और मंजूर रजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेल यूनियन लीडर हैं और पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी कीमती वक्त का। आसिफ अली, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगा, जो रिपोर्ट आपने लिखी है, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट मैं जानना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान रेलवे का जो मरकजी कंट्रोल ऑफिस है, जहां से रेलवे का माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों का निजाम चलता है, आपने बताया कि ये मुबैना तौर पर करप्शन का गढ़ बना हुआ है। क्या चीज है, क्या एलिमेंट है जो यहाँ पर इतनी अट्रैक्शन साबित करता है, जहां से सारी की सारी करप्शन का बाजार गर्म है यहाँ पे? जी, यहाँ पे असल बात यह है करप्शन की कि यहाँ पे काम कोई नहीं करना पड़ता, ठंडे कमरे में बैठना पड़ता है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई 1-2 सालों से नहीं, कई सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, 15-20 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ के फिर वो जो निज़ाम होता है सारा वो चलाना होता है। असल जो यहाँ पे मसला है वो ये, जो काम करने वाले जहाँ लोग हैं वो हैं ऑपरेशनल स्टाफ सारा का सारा रेलवे का, जो जिनको लाइनों पे होना चाहिए, जिनको ये सारे मामला देखने चाहिए और इसमें झंडी दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे बैठ के काम कर रही हैं। सारे रेलवे के अफसरान के जो यहाँ पे आला हुकाम है रेलवे के, उनके मंजूर नज़र अफराद हैं, जो इनके अहकामात भी अगले स्टेशनों पर, तमाम स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों को पहुंचाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती करके अपने काम करवाते हैं और जो उनकी बात नहीं सुनता उनकी ये पेशियां करवाने में भी हाजिर होते हैं ये लोग। और ये कोई एक स्टाफ, 1-2 स्टाफ की बात नहीं है, बहुत बेशतर स्टाफ जो है ये ऑपरेशनल स्टाफ है जो यहाँ पे कंट्रोल रूम में काम करता है, या कंट्रोल जहाँ से ट्रेनों का सारा निज़ाम चलाया जाता है। ठीक, हमारे साथ मौजूद रहेगा आसिफ। मैं बढ़ना चाहूंगा मंजूर रजी साहब की जानिब। मंजूर रजी साहब, आप तो चेयरमैन हैं रेलवे वर्कर यूनियन पाकिस्तान के, बताइएगा क्या वजह है कि आपके होते हुए भी ये यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये मसाइल दुरुस्त नहीं कर पाई है? वो लोग जो कि असर रसूख नहीं रखते, उन बेचारों को क्या कसूर? सारी जिंदगी क्या उन्हीं का हक है कि वो मेहनत मजदूरी वाला काम करते रहें? देखें जनाब, एक तो इन्होंने जो बात की है साहब ने, कंट्रोल में तो वही काम कर सकता है ना जो कंट्रोल को ऑपरेट करे, जिसने गार्ड के हैसियत से काम किया हो। वो ठंडे कमर में इसलिए बैठाते हैं कि कंट्रोल के जो मशीनें वहाँ लगी हुई हैं उसको ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है, तो उसकी कूलिंग जरूरी है। लेकिन असर रसूख वाले आदमी तो यहाँ नहीं है, बल्कि अफसरान हैं जिनको वजीरों की प्रोटेक्शन हासिल होती है, जिनको बड़े हुक्मरानों की प्रोटेक्शन हासिल होती है। मसलन जनरल मैनेजर है, चीफ कमर्शियल मैनेजर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ पर्सनल ऑफिसर है। यहाँ डिवीजन में जो बेचारे काम करते हैं, जो सारे मुल्क के अंदर देखे ना, हमारे रेलवे के 60 डिवीजन है, हर डिवीजन में कंट्रोल रूम मौजूद है। कराची है, सक्कर है, फिर उसके बाद मुल्तान है, फिर लाहौर है, फिर पिंडी है, पेशावर है, इसी तरह कोटा है। सेंट्रल कंट्रोल का जो है हेडक्वार्टर आपको लाहौर में है। लेकिन जो पाकिस्तान का मजलूम तबका है वो गैंगमैन है, जो ट्रैक को बिछाता है, वो दिन में, रात में, आंधी में, तूफान में, धूप में, गर्मी में काम करता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी तनख्वाहों से भी कटौती की जाती है। करप्ट जो है उनके इंचार्ज साहिबान उनसे मंथली भी लेते हैं और उन्हें बेगार पे छोड़ देते हैं, नफरी जिसे कहते हैं, नफरी के नाम पर। और बाज लोग ऐसे हैं कि जो तनख्वाह लेने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। इसी तरह कैरेज एंड वैगन का स्टाफ है जो बेचारा
इसको डब्बों की मेंटेनेंस करता है, वहाँ पर भी असर रसूख चलता है। वर्कशॉपों का मजदूर है वो बेचारा परेशान है, और उनकी इसी तरह गार्ड एसपी साहिबान है, जाहिर है कि प्रमोट होने के बाद गार्ड एसपी बनता है। ड्राइवर भी, हमारा इंजन का जो ड्राइवर है वो भी 25-30 साल के बाद बनता है। मजलूम तबकात वो हैं जो मेहनत करने वाले हैं, वो स्केल नंबर 1 से लेकर के 5 और 6 नंबर तक के स्केल हैं, वो बेचारे ट्रांसफर होके, आपको मैं बताऊं कि कराची से ट्रांसफर होकर के बेचारे मीरपुर खास चले जाते हैं, मीरपुर खास से कराची आते हैं, डेली आना जाना बेखुदा, उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मंजूरी साहब, हमारा भी इनिशिएटिव यही है कि ये जो आवाज़ है ये हुकाम बाला तक पहुंच सके, उन हुकाम तक जो कि अपने जो बड़े हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उनके वो करप्शन के केसेस जो चल रहे हैं, स्कैंडल चल रहे हैं, उनको बचाने के लिए बयानबाजियों में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके अपने महकमे में जो काम करने वाला शख्स है, जो मजदूर है, वो किन हालात से गुजरा है उसकी जानिब भी वो तवज्जो होती है। मंजूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आसिफ अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान हसन महमूद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।